हाँ स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। देखो आज स्टार्ट करते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए जो है देखो पहले अभी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। मेथड्स कितने हैं? मेथड्स में पब्लिक ऑफर और मेथड टू इशू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई को, ये सब मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स पढ़े हैं। अब पब्लिक ऑफर में आईपीओ और एफपीओ पढ़ चुके हैं। तो ये सब मेथड्स पढ़े हैं, लेकिन शेयर कैसे अलाट होगा, उसके जो है प्रोविजंस क्या है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर क्या है और उसके जो है प्रोविजंस क्या है वो पढ़ना है। कंपनी जो है किस तरह से शेयर अलॉट करती है, शेयर जो है किस तरह से अलॉट करती है कंपनियां, वो हमको पढ़ना है। अभी तक तो हम लोग पढ़े हैं मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर, पब्लिक ऑफर में आईपीओ एफपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ये सब पढ़े हो ना मेथड्स। लेकिन कैसे शेयर अलॉट किया जाएगा, कैसे पब्लिक को शेयर दिया जाएगा, उसके बारे में हमको अब पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, यानी शेयर जो है पब्लिक को देना, अलॉट करना, गिविंग द शेयर्स टू द पब्लिक, उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर जो है शेयर जब कंपनी अलॉट करती है तो उसके पहले प्रोस्पेक्टस इशू करती है मार्केट में अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। पब्लिक जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करती है और गिवन डेट पर जो है वो बैंकों में जो है, जो बैंक का नाम कंपनी देती है वो बैंक में जा करके एप्लीकेशन मनी के साथ, एप्लीकेशन चेक के साथ कंपनी पब्लिक जो है वो बैंक में एप्लीकेशन फॉर्म जमा करती है कि हमको 1000 शेयर लेना है। एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके इतना अमाउंट होता है, वो चेक बना करके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं। अब उसके बाद जो है स्टार्ट होता है अलॉटमेंट का प्रोसेस। सब फॉर्म जमा करने के बाद जो है कंपनी जो है अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करती है, यानी किसको शेयर दिया जाए तो किसको नहीं दिया जाए। तो ये जो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर अब यहाँ से स्टार्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड इट्स प्रोविजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। तो देखो यहाँ मीनिंग में क्या दिया है, व्हेन कंपनी गिव्स शेयर्स टू एन एप्लीकेंट based on the application submitted, it is called as allotment of shares। यानी जो एप्लीकेशन सबमिट किया है पब्लिक ने, इन्वेस्टर ने, उसके बेस पर जो हम कंपनी हमको शेयर जो अलॉट करती है उसको क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो उसके बाद देखो वही सेम सेंटेंस जो है यहाँ रिपीट हो रहा है नीचे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स एलोकेटिंग गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स by board of director to person who have applied for the shares। जिन्होंने अप्लाई किया है उनको शेयर देना, वही अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है। अब इसको लिखना कैसे है, ऐसे जो है अलॉटमेंट का मतलब शेयर अलॉट करना, कंपनी जो है किसको शेयर दे रही है वही अलॉटमेंट हुआ। अब इसको कैसे लिखना है वो सेंटेंस देख लो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स एलोकेटिंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। समझो हमने अप्लाई किया है 1000 शेयर के लिए, कंपनी बोलती है हम आपको 1000 शेयर नहीं देंगे, हम आपको 500 शेयर देंगे क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो एलोकेट करना यानी वही जो है शेयर हमको, अलॉटमेंट ऑफ शेयर मींस एलोकेटिंग यानी गिविंग सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू पर्सन हु हैव अप्लाइड फॉर द शेयर्स। द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। इसके पहले जो है कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म इशू करती है। एप्लीकेंट फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट विद एप्लीकेशन मनी टू द बैंक कंपनीज बैंकर्स। कंपनी के बैंकर के पास, जो कंपनी ने बैंकों को अपॉइंट किया है कि हमारा एप्लीकेशन मनी जो है इस बैंक में आएगा, वहां पर जो है सबमिट, एप्लीकेंट जो है फॉर्म फिलअप करके वहां सबमिट करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन मनी के साथ। The board of director approved the acceptance of such application in board meeting by passing resolution। अब एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें जो है अप्रूवल पास होता है कि हम जो है कैसे जो है शेयर एलोकेट करें, कैसे शेयर जो है अलॉट करें। उसके लिए अप्रूवल पास करना पड़ता है। डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग रिजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स बोलते हैं।
द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज पावर टू अलॉट द शेयर, और पूरा का पूरा पावर किसको है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को है शेयर अलॉट करने का। तो ये हो गया मीनिंग, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इतना काफी है 2 मार्क्स के लिए। कभी कभी मीनिंग आ जाएगा, डिफाइन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो ये आ सकता है। तो ये हो गया अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मीनिंग, एकदम आसान है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद देखो प्रोविजंस और कंडीशंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के कंडीशंस क्या है, प्रोविजंस क्या है, रूल्स रेगुलेशन क्या है, हाँ? ये बहुत जो है, इसमें 2 तरह का है, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो कि इसको मानना ही है, ये प्रोविजन जो है मानना ही है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, और दूसरा है जनरल प्रिंसिपल्स या जनरल प्रोविजंस। तो इसमें स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी प्रोविजन आएगा तो हम स्टैट्यूटरी के बारे में ही लिखेंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस मतलब जो एक्ट के हिसाब से है, दीज आर द प्रोविजंस लेट डाउन बाय द कंपनीज एक्ट 2013। तो प्रोविजंस फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, ऐसे ही अलॉट नहीं करती है कंपनी, उसके लिए रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। इसमें देखो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में फर्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अगर कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, उसके लिए प्रॉस्पेक्टस छपाती है अलॉन्ग विथ एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी एक कॉपी जो है आरओसी के पास रजिस्टर्ड करना पड़ता है, उसके बाद ही जो है रजिस्ट्रार जो है परमिशन देता है। उसके बाद विद इन 60 डेज उसको जो है शेयर के जरिए पैसा कलेक्ट करना रहता है कंपनी में। तो फर्स्ट स्टेप इसमें, फर्स्ट प्रोविजन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। एक कंपनी ऑफ द एक कॉपी ऑफ द प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन अगर कंपनी को कराना है तो एक कॉपी ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना पड़ता है। दिस प्रॉस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर इन केस ऑफ न्यूली फॉर्म कंपनी। अगर नया कंपनी फॉर्म हो रही है तो डायरेक्ट तुरंत अपॉइंट नहीं होता है, प्रपोज डायरेक्टर, होने वाला डायरेक्टर जो है साइन करता है। अगर जो है रनिंग कंपनी बीच में शेयर अनइश्यूड पार्ट को इशू कर रही है तो डायरेक्टर साइन करेगा और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट। तो दिस प्रोस्पेक्टस मस्ट बी साइंड बाय एवरी प्रपोज्ड डायरेक्टर इन केस ऑफ न्यूली कंपनी फॉर्म और डायरेक्टर और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एडवोकेट। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉस्पेक्टस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना होना चाहिए, ये नहीं कि 10 रुपए का शेयर है तो एप्लीकेशन के साथ कंपनी कितना मिनिमम रहना चाहिए शेयर का दाम, एप्लीकेशन मनी के साथ कितना पब्लिक जो है भर सकती है। मिनिमम जो है 5% है सब कंपनी के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 25%। अगर 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए मिनिमम है, लेकिन कंपनियां क्या करती हैं 4 रुपए 5 रुपए जो है एप्लीकेशन के साथ जो है लेती हैं। तो देखो एप्लीकेशन मनी में क्या दिया है, कंपनीज एक्ट स्टेट दैट along with the application form the applicant has to pay minimum of 5% of the nominal amount of shares, यानी मिनिमम 5% पे करना है। SEBI has specified for public companies the application money to be minimum 25% of the nominal amount of shares। nominal amount मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स का जो है 25% कम से कम होना चाहिए। The application money is to be paid in bank specified by the company। ये एप्लीकेशन मनी जो है, जो कंपनी ने अपना बैंकों का नाम स्पेसिफाई किया है प्रोस्पेक्टस में कि फला बैंक में ही अपने को एप्लीकेशन मनी जमा करना है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसी बैंक में ही हम जमा कर सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है एप्लीकेशन मनी। द कंपनी एक्ट स्टेट दैट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म द एप्लीकेंट हैज टू पे minimum of 5% of the nominal amount of shares। SEBI has specified for public company the application money to be minimum 25% of the nominal amount of share। The application money is to be paid in the bank specified by the company। जो बैंक का नाम दिया है उसी में ही जमा कर सकते हैं। उसके बाद है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को कलेक्ट करना, अगर न्यूली फॉर्म कंपनी है तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, कंपनी ने समझो 1 लाख शेयर इशू किया है तो उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन कम से 90,000 शेयर के जरिए पैसा आना चाहिए, 90,000 शेयर इशू होना चाहिए। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी रूल है, अगर उतना टारगेट नहीं अचीव कर सकता है कंपनी तो वहां जो है
रजिस्ट्रार जो है चौकड़ी मार देगा कि आप नहीं, सबका पैसा वापस करो, कंपनी बंद करो। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो सब्सक्राइब करना पड़ता है कंपनियों को। इसके लिए बहुत सारे जो है ब्रोकर और अंडर राइटर अपॉइंट करती है कंपनियां कि हमारा जो है शेयर बिकवा दें। तो देखो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर। यानी मिनिमम कितना शेयर जो है सब्सक्राइब करना है पब्लिक को, वो अमाउंट जो है दिया रहेगा किसमें, प्रॉस्पेक्टस में। दिस अमाउंट इज मेंशन इन द प्रॉस्पेक्टस। इट मस्ट बी कलेक्टेड विद इन 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक बार फाइल कराए, वहां से 30 दिन के अंदर सब कार्रवाई पूरा करके इसको कंपनी को जो है शेयर के जरिए पैसा कलेक्ट करना है। विद इन 30 days फ्रॉम द इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। 30 days याद रखेंगे, फिल इन द ब्लैंक में आता है। सेबी हैज स्टेटेड मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ द इशू। कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया है तो 90,000 मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, वो टारगेट उसको किसी भी हाल में अचीव करना है। तो एप्लीकेशन मनी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से भी जो है गाइड, वो जो है लिमिट दिया है मिनिमम 90%। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ शेयर दैट मस्ट बी टेकन और बॉट बाय द सब्सक्राइबर। दिस अमाउंट is mentioned in the prospectus. It must be collected within 30 days from the issue of prospectus. SEBI has stated minimum subscription should be 90% of the issue. उसके बाद फोर्थ पॉइंट है क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट। जो सब्सक्रिप्शन लिस्ट होता है वो कितने दिन के लिए ओपन होता है। बैंक में हमेशा है, बैंक अपॉइंट कर ली इसका मतलब नहीं कभी भी जाकर उसमें फॉर्म जमा करो। तो वो स्पेशल काउंटर ओपन होता है कम से कम 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए कंपनी अपना एक स्पेशल काउंटर बैंक में ओपन करेगी, वहां पर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है एप्लीकेशन मनी जमा करना रहता है कम से कम 3 दिन, और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन है, उससे ज्यादा का टाइम कंपनियां नहीं देती हैं। तो एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। 10 दिन से ज्यादा का नहीं। तो ज्यादातर कंपनियां, अगर कंपनी का नाम अच्छा है तो उनको एक कॉन्फिडेंस है कि हम 3 दिन में पैसा जो है मिनिमम कलेक्ट कर लेंगे, तो 3 दिन के लिए ओपन करती है, नहीं तो 10 दिन के में, उससे ज्यादा का नहीं रहता है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। जैसे जब कंपनी आईपीओ इशू करती है, इनिशियल पब्लिक इनिशियल स्टेज में कंपनी, तो लोग बातें करते हैं ना, ये फला कंपनी का आईपीओ आने वाला है, तैयार रहो, पैसा जुटा के रखो, इन्वेस्ट करना है उस कंपनी में, अच्छी कंपनी है, ऐसा लोग बातें करते हैं। तो 3 दिन के लिए ही ओपन होता है वो। तो ज्यादातर कंपनियां 3 दिन के लिए ही ओपन करती हैं। तो एज पर सेबी द सब्सक्रिप्शन लिस्ट मस्ट बी केप्ट ओपन फॉर एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज एंड नॉट मोर देन 10 वर्किंग डेज। एप्लीकेंट्स कैन अप्लाई फॉर शेयर्स ओनली व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज ओपन। जब लिस्ट ओपन है समझो 3 दिन के लिए, तो 3 दिन के अंदर ही अप्लाई करना रहेगा, उससे ज्यादा का टाइम जो है कंपनी नहीं देती है। उसके बाद है बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। कैसे अलॉटमेंट करेगा कंपनी, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट क्या होना चाहिए। तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स विल बी ऑन द बेसिस विच विल बी डन, विच विल बी देखो एक फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ प्रोविजंस। फोर्थ प्रोविजन क्या है, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी on the basis which will be decided for each category of subscriber. Each category of subscriber का मतलब क्या होता है, समझो जिन्होंने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसका 1 to 100 के लिए, 100 to 500 के लिए, 500 to 1000 के लिए एक एक कैटेगरी बना देते हैं वो, तो एक एक कैटेगरी बना देते हैं, उसके हिसाब से शेयर अलॉट होता है। अलॉटमेंट ऑफ शेयर विल बी ऑन द बेसिस which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company. कंपनी ने जो मिनिमम साइज फिक्स किया है कि हम जो है 500 से ज्यादा वालों को ही शेयर देंगे, उसके नीचे जो अप्लाई किया है उनको हम नहीं शेयर देंगे। ये कब पॉसिबल है, जब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो जाता है तब। अंडर सब्सक्राइब है तो कंपनी की मजबूरी हो, सबको शेयर अलॉट करेगा। तो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट विल बी एज पर द मिनिमम एप्लीकेशन साइज एज फिक्स बाय द कंपनी। कंपनी ने जो साइज फिक्स किया उसके हिसाब से। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, कंपनी ने अगर 1 लाख शेयर इश्यू किया तो 1 लाख से ज्यादा शेयर बिक जाना, पब्लिक जो है सब्सक्राइब कर लेती है 1 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख का सब्सक्रिप्शन हो गया, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन।
अगर कंपनी ने 1 लाख का शेयर इशू किया, 90,000 ही बिका, 90,000 ही सब्सक्राइब हुआ शेयर, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए क्या होना चाहिए रूल? ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर शेयर आर मोर देन नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। यानी कंपनी ने जो ऑफर किया उससे ज्यादा शेयर रिसीव हो, एप्लीकेशन रिसीव हो गया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। सेबी डज नॉट अलाउ द अलॉटमेंट एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस में जितना कंपनी ने इशू किया है शेयर, उतना ही शेयर जो है कंपनी रख सकती है। और समझो ओवर सब्सक्राइब हुआ, 50,000 शेयर ज्यादा आ गया, तो 50,000 वो रखेगा नहीं, उसको रिफंड करना पड़ेगा। तो एज पर सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में जो जितना कंपनी ने इशू किया उतना ही शेयर रख सकती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के लिए भी ये रूल है कि जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो जो है रिफंड करना पड़ेगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर ऑफर्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने जितना ऑफर किया उससे ज्यादा शेयर एप्लीकेशन जो है, उससे ज्यादा शेयर का एप्लीकेशन आ गया। सेबी डज नॉट अलाउ एनी अलॉटमेंट इन एक्सेस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। तो उससे ज्यादा वो रख नहीं सकता, तो उसको रिफंड करना पड़ेगा along with रिग्रेट लेटर के साथ। उसके बाद है परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। देखो कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही है, एप्लीकेशन के जरिए पैसा आ गया, लेकिन कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना पड़ता है। उसका फीस स्टॉक एक्सचेंज में भर करके कंपनी को अपनी कंपनी का शेयर जो है लिस्टिंग कराना पड़ता है। लिस्टिंग कराने से उसके बाद शेयर का भाव जो है रोज का रोज जो है आता रहेगा। ठीक है, तो परमिशन टू डील ऑन स्टॉक एक्सचेंज। एवरी कंपनी शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर with them. Every company shall apply to one or more recognized stock exchange for listing its share with them. The prospectus shall mention the name of the stock exchange for listing. Listing के लिए जो है परमिशन टू डील कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होना कंपलसरी है, या कुछ कंपनियां जो है एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में अपना जो है लिस्टिंग कराती हैं। तो एवरी कंपनी शैल अप्लाई टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग इट्स शेयर्स। इट इज मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस। किस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराना है उसका नाम जो है प्रोस्पेक्टस में इशू दिया रहेगा। ठीक है, द प्रोस्पेक्टस शैल मेंशन द नेम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग। तो ये हो गया 7वां पॉइंट। अब देखो नेक्स्ट नहीं आ रहा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर टू द इशू और एंड वेरियस अदर एजेंसीज। अब कंपनी ने इनिशियल स्टेज पर अगर शेयर इशू कर रहा है, उसका नाम मार्केट में नहीं है, तो अगर 90% नहीं होता है तो वो शेयर जो है वापस करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार जो है उसको जो है कैंसिल कर देगा। इसके लिए कंपनियां क्या करती हैं, बहुत सारे जो है अंडर राइटर को अपॉइंट करती है। अंडर राइटर कौन होता है? अंडर राइटर जो है ये बड़े एजेंट होते हैं, पावरफुल एजेंट, यानी फाइनेंशियली पावरफुल होते हैं। अगर ये गारंटी देते हैं कि हम जो है तुम्हारा शेयर बिकवा करके देंगे, उसके लिए बहुत सारे ऐड, बहुत सारी मीडिया के थ्रू जो है ऐड करते हैं ताकि जो है शेयर बिक जाए। अगर शेयर बाई चांस 90% नहीं होता है तो अंडर राइटर इतना पावर रखता है कि वो बाकी शेयर जो है खुद खरीद लेगा। तो इसलिए जो है कंपनियां जो है अंडर राइटर अपॉइंट करती है, ब्रोकर अपॉइंट करती है, कलेक्टिंग बैंकर्स अपॉइंट करती है। कुछ बैंक को भी दे देता है कि बैंकों को भी जो है अपॉइंट कर लेता है कि जो है वो हमारा शेयर अगर बिके नहीं, पूरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं पा रहा है तो वो खरीद ले। तो कंपनी हैज टू अपॉइंट वन और मोर मर्चेंट बैंकर्स टू एक्ट एज मैनेजर टू द पब्लिक इशू। इस इशू के लिए जो है मैनेजर का काम करे मर्चेंट बैंकर्स। कुछ बैंक भी मैनेजर का काम करती है। इट आल्सो हैज टू अपॉइंट रजिस्ट्रार टू द इशू। इस इशू का रजिस्ट्रार कौन रहेगा? कलेक्टिंग बैंकर्स का रहेगा। कौन से बैंक जो है कलेक्ट करेगी एप्लीकेशन मनी। अंडर राइटर्स आया, अंडर राइटर टू द इशू, कौन इस कंपनी का जो है शेयर का अंडर राइटर रहेगा। ब्रोकर टू द इशू एक्सेट्रा, ये सब जो है अपॉइंटमेंट करती है। ये सब जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में आते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखो
नेक्स्ट है जनरल प्रिंसिपल्स। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अच्छे से कर लेना है। उसके बाद जनरल प्रिंसिपल में भी 5-6 पॉइंट है। दीज रूल्स, जनरल प्रोविजंस में क्या है, these are the rules that a company must follow addition to the provisions of Companies Act 2013। यानी प्रोविजंस स्टैट्यूटरी प्रोविजन एक्ट के हिसाब से है। हाँ? तो these are the rules that company must follow addition to the provisions of the Companies Act, यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अलावा ये जो है ये भी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा कंपनियों को। प्रॉपर अथॉरिटी, तो कंपनी प्रॉपर अथॉरिटी कौन होता है? अगर कंपनी जो है शेयर इशू कर रही है, वो प्रॉपर अथॉरिटी इज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज द प्रॉपर अथॉरिटी। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अलॉटमेंट कमिटी सेट अप बाय द बोर्ड हैज द अथॉरिटी टू अलॉट द शेयर्स। अलॉट करने का अथॉरिटी सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। अलॉटमेंट मस्ट बी अगेंस्ट एप्लीकेशन ओनली। जिन्होंने शेयर अप्लाई किया उन्हीं को शेयर दे सकती है, बाहर वाले को नहीं। रिटन एप्लीकेशन है तो शेयर दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। ये जनरल प्रिंसिपल में आता है। कंपनी कैन अलॉट शेयर ओनली इफ इट हैज रिसीव्ड ए रिटन एप्लीकेशन फॉर शेयर फ्रॉम द एप्लीकेंट से एप्लीकेशन फॉर्म आया तो ये अलॉट कर सकते हैं। रीजनेबल टाइम, उसके लिए रीजनेबल टाइम होता है कम से कम जो है 60 दिन। एज पर द एक्ट अलॉटमेंट शैल बी डन विद इन 60 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी आया उसके 60 दिन के अंदर जो है कंपनी को शेयर अलॉट करना है। ये नहीं कि एप्लीकेशन मनी आ गया, हमारा काम काज चल रहा है, अब अलॉटमेंट मनी हम बाद में लेंगे, ऐसा नहीं है। 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट मनी भी कलेक्ट करना रहता है। अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। 5वें दिन से जो है कंपनी जो है अलॉटमेंट शेयर कर सकती है। तो रीजनेबल टाइम क्या है? 5 दिन से स्टार्ट करके 60 दिन के अंदर जो है ये जो है अलॉटमेंट कर लेना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, absolute and unconditional allotment। absolute and unconditional allotment, shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form। जो टर्म्स एंड कंडीशन दिया है उससे हट के नहीं कर सकता। absolute and unconditional allotment होना चाहिए। no change in the terms of allotment can be added at the time of allotment। allotment के टाइम कोई भी जो है किसी तरह का चेंजेस अलाउड नहीं है। Shares should be allotted on the same terms as stated in the prospectus and application form। No change in the terms of allotment can be added at the time of allotment। allotment के टाइम कोई चेंज नहीं होगा। जो prospectus में रूल्स रेगुलेशन दिया है, प्रोविजन दिया है, उसके हिसाब से ही करना है। कम्युनिकेशन मतलब जब शेयर अलॉट, इसको शेयर अलॉट करना है तो अब कम्युनिकेट कैसे करेगी कंपनी? थ्रू द अलॉटमेंट लेटर। जिसको शेयर अलॉट करेगी उसको अलॉटमेंट लेटर जाएगा, जिसको शेयर जो है अलॉट नहीं करना है उसको रिग्रेट लेटर जाएगा। रिग्रेट लेटर ये 11th में पढ़ चुके हैं, लेटर ऑफ अलॉटमेंट और लेटर ऑफ रिग्रेट। तो कम्युनिकेशन में कंपनी हैज टू इन्फॉर्म द एप्लीकेंट दैट द शेयर हैव बीन अलॉटेड टू हिम बाय सेंडिंग ए लेटर ऑफ अलॉटमेंट। दिस लेटर गिव्स डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी टू बी पेड एक्सेट्रा। अब उस लेटर में लिखा रहेगा कि तुमको कितना शेयर अलॉट किया गया है और कितना जो है अलॉटमेंट मनी किस दिन तक भरना है तुमको। देखो अभी तक तो एप्लीकेशन मनी ही भरा है ना, एप्लीकेशन मनी के बाद अब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो अलॉटमेंट मनी भरना रहेगा। तो अलॉटमेंट मनी कब तक भरना है वो भी जो है कम्युनिकेशन उस अलॉटमेंट लेटर में लिखा रहेगा। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन यानी वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। जो भी अलॉटमेंट हो रहा है वो कोई अदर लॉ को जो है वायलेट नहीं करना, उसके अगेंस्ट नहीं करना है। अलॉटमेंट शुड नॉट बी इन कॉन्ट्रावेंशन और वायलेशन ऑफ एनी अदर लॉ। किसी लॉ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ए कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर बाय वायलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। जैसे एग्जांपल है, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड टू ए माइनर। अगर कोई माइनर है, 18 साल से उम्र कम है, उसको शेयर अलॉट नहीं कर सकते हैं। तो कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस और जनरल प्रिंसिपल्स में ये अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये जो है इस साल के लिए पोर्शन में है ये। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ही पढ़ रहे हैं ना। तो अब अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। एप्लीकेशन फॉर्म आ गया कंपनी के पास, अब उसको सॉर्ट आउट करेंगे।
अगर ओवर सब्सक्राइब है तो उसके लिए जो है अलॉटमेंट कमेटी बनेगा, अलॉटमेंट कमेटी एक फार्मूला पेश करेगा, इस फार्मूले के तहत जो है हम जो है शेयर अलॉट करेंगे। अगर इन केस अंडर सब्सक्राइब है या पार सब्सक्राइब है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख ही बिका, तो वहां तो कंपनी जो है सबको शेयर अलॉट कर देगी। लेकिन अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ तो सबको अलॉट नहीं कर सकती है, कुछ को रिग्रेट लेटर भी देना पड़ेगा। तो एक यहाँ पर जो है देखो, फॉलोइंग आर द प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नंबर 1, अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी। पहला स्टेप है कि अलॉटमेंट कमिटी बनाना। अलॉटमेंट कमिटी कौन होता है? वो डायरेक्टर्स में ही, मैनेजर्स में से ही रहते हैं लोग। तो देखो, व्हेन द सब्सक्रिप्शन लिस्ट इज क्लोज, सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज हो गया, वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो हो जाता है, द सेक्रेटरी इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू मेक प्रिपरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। डायरेक्टर को सेक्रेटरी इन्फॉर्म करता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि अब हमको शेयर अलॉट करना है। इफ द इशू इज पार्ट सब्सक्राइब, अगर पार्ट सब्सक्राइब है, द बोर्ड कैन डू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अगर पार है, समझो 1 लाख शेयर इशू किया, 1 लाख बिका या 90,000 बिका, 95,000 शेयर बिका, तो बोर्ड अलॉट कर सकता है। बट इफ द इशू इज ओवर सब्सक्राइब, द बोर्ड हैज टू अपॉइंट एन अलॉटमेंट कमिटी टू अंडरटेक द वर्क ऑफ अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट कमिटी बनाना पड़ेगा, जो फार्मूला पेश करेगा उस फार्मूले के हिसाब से शेयर अलॉट होगा। द अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड द बेसिस ऑफ अलॉटमेंट एंड सबमिट ए रिपोर्ट टू द बोर्ड, और वो रिपोर्ट तैयार करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास जो है रखेगा कि जो है कि हमको किसको शेयर अलॉट करना है, किसको नहीं। उसके बाद देखो नेक्स्ट है होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। अब जो है अलॉटमेंट किसको किया जाए, होल्ड बोर्ड मीटिंग टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। किस बेसिस पर जो फार्मूला पेश करेगा अलॉटमेंट कमिटी, उस हिसाब से अलॉट करना है। होल्ड बोर्ड मीटिंग, और बोर्ड मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि कैसे किया जाए। द बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द अलॉटमेंट फार्मूला सजेस्टेड बाय द अलॉटमेंट कमिटी। अलॉटमेंट कमिटी ने जो फार्मूला पेश किया है उसको अप्रूवल देना। A representative of SEBI is also present when the allotment committee prepares a allotment formula। जब allotment formula जो है रिप्रेजेंटेटिव ये कमिटी करेगी, allotment कमिटी, तो ये सेबी का एक रिप्रेजेंटेटिव जो वहां प्रेजेंट रहेगा कि किस तरह से फार्मूला बना रहे हैं लोग। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी, सेबी मतलब हुई सेबी, सेबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है जितनी भी ब्रोकिंग कंपनी है उसका हेड होता है। तो सेबी का रूल्स रेगुलेशन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेबी इज आल्सो प्रेजेंट व्हेन अलॉटमेंट कमिटी प्रिपेयर द अलॉटमेंट फार्मूला। वंस द अलॉटमेंट फार्मूला इज अप्रूव्ड, द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट इज प्रिपेयर्ड। जब फार्मूला अप्रूव हो गया तो तुरंत जो है सेक्रेटरी जो है अलॉटमेंट लिस्ट, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिस्ट तैयार करेगा। दिस लिस्ट कंटेन द नेम ऑफ द अलॉटी, the applicants who will be allotted shares. The list has to be signed by the chairman and secretary। वो लिस्ट तैयार करेगा, लिस्ट जो है सेक्रेटरी और चेयरमैन जो है उसको साइन करके देंगे। तो एक बार जो है अलॉटमेंट फार्मूला अप्रूव हो गया तो उसके हिसाब से अलॉटमेंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिस्ट तैयार होगा, और वो लिस्ट जो है साइन बाय चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हुआ, 2 प्रोसीजर, 2 प्रोसीजर हो गया। तो फर्स्ट प्रोसीजर क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ अलॉटमेंट कमिटी, एक कमिटी का अपॉइंटमेंट होना जो फार्मूला पेश करता है। दूसरा है होल्ड बोर्ड मीटिंग फॉर टू डिसाइड बेसिस ऑफ अलॉटमेंट। बोर्ड मीटिंग जो है, जो अलॉटमेंट कमिटी ने फार्मूला पेश किया उसको अप्रूवल देना। 10 मिनट बाकी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, उस फार्मूले को पास होने के बाद अलॉटमेंट और एप्लीकेशन लिस्ट तैयार होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है पास बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट लिस्ट और एप्लीकेशन लिस्ट तैयार होने के बाद जो है बोर्ड मीटिंग फिर बुलाया जाएगा। उसमें जो है अप्रूवल होगा कि इनको शेयर अलॉट किया जाए। एट द बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन इज पास टू अलॉट शेयर्स। शेयर अलॉट करने के लिए रिजोल्यूशन पास होगा। ये रिजोल्यूशन आल्सो ऑथराइज सेक्रेटरी टू इशू लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड लेटर ऑफ रिग्रेट। रिजोल्यूशन में ये लिखा रहेगा कि सेक्रेटरी को पूरी अथॉरिटी है कि जिसको शेयर अलॉटमेंट हुआ है शेयर उसको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजे, और जिसको रिग्रेट लेटर अलॉट नहीं हुआ उसको रिग्रेट लेटर विथ रिफंड ऑर्डर, रिफंड ऑर्डर के साथ उसका पैसा वापस चेक बना करके रिफंड करना रहता है। तो
pass resolution for allotment of share. At the board meeting, resolution is passed to allot shares. The resolution is also authorized. The resolution also authorizes the secretary to issue letter of allotment and letter of regret. Secretary has to send letter of allotment to allottees whose name appear in the allotment list. A secretary has to send letter of regret to those applicants to whom shares have not been issued. जिसको शेयर इशू हुआ ही नहीं है. Along with the letter of regret, application money is also to be refunded. Refund करना है. हाँ, उसके बाद है कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. सेकेंड पॉइंट क्या है? कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. The letter of allotment state the money is to be paid by applicant on allotment of shares. यानी कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. अब अलॉटमेंट लेटर आया गया तो अलॉटमेंट मनी भी भरना है. देखो, जब भी शेयर का पैसा कंपनी कलेक्ट करती है तो 2-3 स्टेज में लेती है. एप्लीकेशन के साथ समझो 4 रुपए लिया, अलॉटमेंट के साथ भी 4 रुपए लिया या 3 रुपए लिया, तो कॉल के टाइम जो है 3 रुपए लेगा. तो 3 और 3 6 और 4 10 हो जाता है. तो कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी, जैसे अलॉटमेंट लेटर आया कि आपको शेयर अलॉट किया जाता है और अलॉटमेंट मनी जो है फला डेट तक आपको भरना है, तो कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. अब अलॉटमेंट मनी कलेक्ट करने के लिए बैंकर को अपॉइंट करना पड़ेगा. उस बैंक के ऑफिस में जो है एक काउंटर ओपन करके दिया जाएगा, वो उसमें जमा करेंगे पब्लिक. तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट स्टेट द मनी टू बी पेड बाय applicant on allotment of shares. The money has to be paid in the bank specified by the company within the stipulated टाइम. बैंक जो है टाइम दे देता है, ये टाइम तक जो है आप जो है फला बैंक में अपने अलॉटमेंट मनी जमा करवाओ. तो फोर्थ पॉइंट हो गया कलेक्शन ऑफ अलॉटमेंट मनी. नेक्स्ट पॉइंट है अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रेन्यूकेशन. रेन्यूशिएशन मतलब अगर समझो कंपनी ने हमको शेयर अलॉट कर दिया, किसी बंदे को शेयर अलॉट नहीं हुआ, उसको रिग्रेट लेटर आ गया और वो चाह रहा है कि हमको शेयर मिले, तो जिसको अलॉट है शेयर वो जो है उसको जो है रेन्यूकेट कर सकता है. रेन्यूशिएट तो मतलब अपना शेयर उसको दे सकता है. तो अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रेन्यूशिएशन. An applicant who has been allotted share can renounce the share in favor of other person. दूसरे पर्सन के लिए जो है रिनाउंस कर सकता है. The applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of letter of allotment to the company. और जिसको रेन्यूशिएट करना चाहता है उसका नाम और ओरिजिनल कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर के साथ जो है कंपनी की ऑफिस में जमा करना पड़ेगा. आफ्टर अप्रूवल ऑफ द बोर्ड का अप्रूवल मिलने के बाद सेक्रेटरी इंटर द नेम ऑफ द न्यू अलॉटी इन द अलॉटमेंट लिस्ट. अलॉटमेंट लिस्ट में जो है नए अलॉटी का नाम इंटर करेगा. कौन? सेक्रेटरी. तो अरेंजमेंट रिलेटिंग टू लेटर ऑफ रेन्यूशिएशन, इस समझ में आ गया ना? रेन्यूशिएशन मतलब अपना राइट जो है दूसरे को दे देना. तो एन एप्लीकेंट हु हैज बीन अलॉटेड शेयर्स can renounce the share in favor of other person. The applicant has to fill up a form for renunciation and submit it with the original copy of letter of allotment to the company. कंपनी के पास ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर के साथ जमा करना पड़ेगा. After approval of the board, secretary enter the name of the new allotee in the allotment list. इस तरह से देखो. नेक्स्ट पॉइंट है फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. अब रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट किसको शेयर अलॉट हुआ उसकी जो है एक लिस्ट तैयार होगी, वो जो है रजिस्ट्रार के पास जो है फाइल कराना पड़ता है. सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. 30 दिन के अंदर जो है उसको फाइल कराना पड़ता है. द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल्स ऑफ अलॉटमेंट. देखो 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, 30 दिन के अंदर जो है वो फाइल रिटर्न करना रहता है. द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन द डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द अलॉटी, वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, अमाउंट पेड और पेबल ऑन ईच शेयर्स एक्सेट्रा. उसमें पूरा डिटेल दिया रहेगा. रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट. तो सेक्रेटरी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. मेन सेंटेंस है
इस दिन याद रखेंगे। द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कंटेन डिटेल ऑफ द allotment of shares including the name and address of allotee, value of shares allotted, ये सब जो है दिया रहेगा। हाँ, name and address of allotee, value of shares allotted, amount paid or payable on each shares etc. ये सब पूरा डिटेल दिया रहेगा। तो ये 6 पॉइंट हुआ प्रोसीजर में। उसके बाद 7वां प्रोसीजर है प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर एंड इशू शेयर सर्टिफिकेट। अब जो है जिसको शेयर अलॉट हो गया है उसका एक रजिस्टर तैयार होगा, प्रिपेयर रजिस्टर ऑफ मेंबर। अब वो मेंबर हो गए ना, तो मेंबर का रजिस्टर में एंट्री होगा और सबको शेयर सर्टिफिकेट इशू होगा। सेक्रेटरी हैज टू इंटर द नेम ऑफ ऑल दोज एप्लीकेंट्स हु हैव पेड द अलॉटमेंट मनी इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। जिन्होंने अलॉटमेंट मनी जमा कर दिया उसको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री हो जाएगा। सेक्रेटरी आल्सो हैज प्रिपेयर द शेयर सर्टिफिकेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल मेंबर्स विद इन 2 months ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। शेयर अलॉट हो गया उसके 2 महीने के अंदर जो है शेयर सर्टिफिकेट सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा कंपनी की, आप जो कंपनी के मेंबर हो गए। इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डीमैटेरियलाइज द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट्स आर मेड बाय द डिपॉजिटरी। अभी जो डीमैटेरियलाइजेशन टॉपिक आगे आएगा, डीमैटेरियलाइजेशन का मतलब होता है शेयर को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना। फिजिकल फॉर्म में अभी तक हम लोग फिजिकल फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट को पढ़ रहे थे, अगर हमको शेयर अलॉट हुआ तो कंपनी हमको शेयर सर्टिफिकेट देती है। लेकिन आजकल जो है शेयर जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, जिसको हम बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। उसमें कोई जो है नंबर नहीं रहता। तो इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म यानी डीमैटेरियलाइज द एंट्रीज ऑफ एप्लीकेंट आर मेड बाय द डिपॉजिटरी। जो डिपॉजिटरी होते हैं, जो एजेंट होते हैं, उनके पास जो है डिपॉजिटरी के पास जो है एंट्री रहता है। वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, वो सॉफ्ट कॉपी में रहता है। कहने का मतलब इन केस ऑफ शेयर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक का हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं है शेयर सर्टिफिकेट का, तो हमारा शेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड में पड़ा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कहाँ पड़ा रहेगा? डिपॉजिटरी के पास पड़ा रहेगा। आगे टॉपिक आएगा तुमको डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर, उसमें वहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरह से जो है आज का नहीं जा रहा, तो ये 7 ही पॉइंट है ना इसमें। तो इस तरह से जो है आज का पूरा होता है। ओपन कर दो। आज का पूरा हो गया। उसके बाद सैटरडे को ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा डिस्टिंग्विश और सब कराएंगे, थोड़ा फास्ट कराएंगे। हाँ।